बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और डियर क्लास, लास्ट टाइम जो है हमने हेट्रोजीनियस अमीनो एसिड्स जो है वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा कि बेसिकली हेट्रोजीनियस अमीनो एसिड्स रिक्वायर्स द सेपरेशन, मतलब हेट्रो और होमो का जो ज्यादा डिफरेंस था वो ये था। उसके बाद हमने हेट्रोजीनियस अमीनो एसिड्स में जो डिफरेंट टाइप के लेबल्स यूज होते हैं उनके बारे में स्टडी किया, एंड वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लोरेसेंस लेबल्स. While talking about the heterogeneous amino acids, today we will discuss about the chemiluminescent label. जब हम chemiluminescent की बात करते हैं तो हमें ऑफ कोर्स ऐसा लेबल होता है जिसका सिग्नल इस तरह से जनरेट होता है कि उसमें chemiluminescence का प्रोसेस होता है. अब जो chemiluminescence labels है, they can be used in the sandwich assay और the competitive assays. मतलब दोनों में हम यूज कर सकते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द सैंडविच ऐसे, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सॉलिड सरफेस होगी. बेसिकली जैसे उसके ऊपर एक प्राइमरी एंटीबॉडी लगी हुई होगी, और उसको हम क्या करेंगे, जब लिगेंड के साथ इंक्यूबेट करें, मतलब एक सॉलिड स्पोर्ट है, उसके ऊपर प्राइमरी एंटीबॉडी लगी हुई है, और जब हम उसे लिगेंड के साथ इंक्यूबेट करेंगे, इट विल यील्ड अ स्पीशीज. वो एक आप कह लें कि कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस कर देगा, जिसको हम डिटेक्ट करेंगे बाय द सेकंड इंक्यूबेशन लेवल. मतलब इसमें दो लेवल्स यूज होंगे, एक होल्डिंग लेवल होगा और एक जो है वो डिटेक्टिंग लेवल होगा. या इसको हम क्या करेंगे, इट कैन बी कपल्ड टू अ प्रोटीन थ्रू द प्राइमरी अमाइनो ग्रुप. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक प्रोटीन को एनालाइज करना चाह रहे हैं तो हम उसे प्रोटीन के अमाइनो ग्रुप के थ्रू प्रोटीन के साथ अटैच कर देंगे. यहाँ पर हम एक एग्जांपल कोट करते हैं ल्यूमिनॉल की, जो कि केमिल्यूमिनेसेंट लेवल है. ल्यूमिनॉल ल्यूमिनॉल जो है, अगर हम उसकी बात करते हैं, इसको टेस्ट किया गया है. ये किस तरह से वर्क करता है, यहाँ आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि ल्यूमिनॉल विल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड. ठीक है. और इसको हम कहते हैं माइक्रो पेरोक्सीडेज कैटालेज रिएक्शन. तो जो कि एक लिगेंड प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लिगेंड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे एच न्यू इंडिकेट कर रहा है कि वो लाइट यील्ड करेगा, और इस लाइट की इंटेंसिटी जो है दैट विल बी ऑलमोस्ट 430 नैनोमीटर. पहला स्टेप ये होगा. दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड इंक्यूबेशन में हम रिंजअप स्टेप करेंगे. रिंजअप स्टेप हमें क्या देगा कि जो अनलेबल्ड होगा या नॉन जो इमोबलाइज नहीं होगा वो निकल जाएगा, और जो हमारे पास इमोबलाइज्ड, यानी कि हमारे पास पहले एंटीबॉडी होगी, फिर एंटीजन होगा, फिर एंटीबॉडी होगी, और उस एंटीबॉडी के ऊपर ल्यूमिनॉल लगा होगा, उसको हम डिटेक्ट करेंगे बाय द एडिशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड एंड माइक्रो पेरोक्सीडेज टू द स्पोर्ट. और फिर जो लाइट प्रोड्यूस होगी उसको हम मेजर करेंगे, मतलब H2O2 ऐड करने के बाद. तो इस तरह से हमें जो हमने मॉलिक्यूल लेबल किया होगा, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे. ठीक है. तो दिस इज द नॉन कॉम्पिटेटिव लेबल्ड मेथड. सो इन जो लाइट इंटेंसिटी होगी, देख सकते हैं कि यहाँ मैंने लिखा है कि सैंडविच ऐसे की एक नॉन कॉम्पिटेटिव ऐसे है. So the light intensity will be directly proportional, or can you can say increases linearly with the antigen concentration. यानी कि जैसे जैसे एंटीजन कंसंट्रेशन की बढ़ती जाएगी, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, जितना एंटीजन बढ़ेगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा और उतनी ही ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी. या फिगर में भी देख सकते हैं, लाइट इंटेंसिटी एट 430 नैनोमीटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है, ये देखें, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी है, सॉरी, एक्स एक्सिस पे टाइम है, और ये सैंडविच क्या बना हुआ है, एंटीबॉडी है, फिर एंटीजन है, फिर एंटीबॉडी वो वाली है जिसको हमने लेबल किया हुआ है. ठीक है. तो इंटीग्रेशन विल अकर बिटवीन द टाइम H2O2 एंड एडिशन, ठीक है, ऑफ द एंटीजन. तो इनके दरमियान जो है, आप कह सकते हैं कि सिग्नल जो है वो एंटीजन कंसंट्रेशन के साथ इनहांस करेगा. इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये तो हमने ल्यूमिनॉल रिएक्शन जो है इसकी हमने एक एग्जांपल ली है. तो हम ये कहते हैं कि ल्यूमिनॉल रिएक्शन पार्टिकुलरली इफेक्टिव नहीं है लेबलिंग सिस्टम में. क्यों?
बिकॉज द फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड ल्यूमिनस ल्यूमिनॉल की कम होती है अगर ल्यूमिनॉल केमिकली बाउंड करता है। मतलब वैसे ल्यूमिनॉल की फ्लोरेसेंट यील्ड अच्छी होती है, लेकिन जब वो किसी के साथ बाइंड कर जाता है तो उसकी यील्ड थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए एक रिसेंटली इंट्रोड्यूस जो केमिकल लेबल है उसका नाम है एक्रिडिनियम एस्टर। ठीक है। तो इसको भी एज लेबल यूज किया गया है, जो कि कपल कर जाता है प्रोटीन के टायरोसिन रेजिड्यू के साथ। ठीक है। और ऑलमोस्ट उसी तरह रिएक्शन करता है कि हाइड्रोक्साइड और H2O2 की मौजूदगी में और हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में इस ये जो एक्रिडीनियम एस्टर है इसकी क्लीवेज हो जाती है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाती है, और आप कह सकते हैं कि ये लाइट पल्सेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और जिस तरह ऊपर का वाला ल्यूमिनॉल रिएक्शन है इसको एंजाइम की जरूरत होती है, जबकि एंजाइमेटिक कैटालिस्ट की जरूरत होती है, जबकि एक्रिडेनियम एस्टर वाले रिएक्शन को एंजाइम की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मतलब हम इन दोनों को एज यू कैन से कैमिनिमेशन लेवल के तौर पे यूज कर सकते हैं। हम्म। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है एंजाइम लेबल। अगर हम एंजाइम लेबल्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब भी हम एंजाइम को यूज करेंगे, बेसिक उसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा। एंजाइम विल एम्पलीफाई द सिग्नल। क्यों एम्पलीफाई करेंगे? कैटालिटिक एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि ये एज कैटलिस्ट काम करते हैं। तो कॉमनली यूज जो एंजाइम है यूज होते हैं वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है और ऑक्सीडेज है, बीटा ग्लैक्टोऑक्सीडेज है। ये कॉमनली यूज्ड एंजाइम है जिनको हम लेबल के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है। तो इसकी आप कह लें कि जो डिटेक्शन लिमिट है दैट इज कंपेरेबल टू द रेडियो आइसोटोप्स, उसके रेडियो आइसोटोप्स के इक्विवेलेंट होती है या कंपेरेबल होती है। तो अब क्या होगा कि जब हम एंजाइम को एज लेबल यूज करेंगे कैटालिटिक इम्प्लीकेशन होगी, और जो जो है डिटेक्शन लिमिट जो होगी उसकी मदद से हम इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो कर लेंगे। अच्छा। अब अगर हम एलाइजा की बात करते हैं तो एलाइजा हम एंजाइम लिंक्ड अमीनो एसिड को, इसका दूसरा नाम जो है एलाइजा भी है। ठीक है। अब अगर हम हेट्रोजीनियस अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, ऐसे हेट्रोजीनियस अमीनो एसिड्स जिसमें हम एंजाइम लेबल यूज करते हैं उनको एंजाइम लिंक्ड अमीनो एसिड्स या एंजाइम लिंक्ड अमीनोसॉर्बेंट एसिड्स का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर ये राइट साइड पे ये जो पिक्चर है आप इसमें देख सकते हैं कि ये स्पोर्ट मटेरियल है, एंटीबॉडी लगी हुई है, एंटीबॉडी लगी हुई है, उसके साथ हमारा जो है वो एंटीजन है और लेबल्ड है। तो यहाँ पर अब क्या होगा अ, इसमें क्या होगा कि इलाइजा मेथड में एंटीबॉडी इमोबिलाइज होगी, देख सकते हैं आप, ऑन टू द वाल्स ऑफ द पोलिस्टाइरीन माइक्रोटाइटर प्लेट। ये जो आपको स्पोर्ट नजर आ रही है ना, आप इसको ज्यूम कर लें कि ये माइक्रोटाइटर प्लेट है। और ये कॉम्पिटेटिव रिएक्शन भी हो सकता है और नॉन कॉम्पिटेटिव रिएक्शन भी हो सकता है। अब जो एलाइजा है, अगर हम कॉम्पिटेटिव की बात करें तो जो एंजाइम लेबल्ड एंटीजन होगा वो compete करेगा किसके साथ? फ्री एंटीजन के साथ। ठीक है। क्यों compete करेगा? क्योंकि इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इमोबिलाइज्ड एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होगी। ठीक है। आप इस फिगर में जो है वो देख भी सकते हैं। अगर आप इस को देखें कि यहाँ पर प्रोडक्ट आ रही है, यहाँ पर लॉग ऑफ एंटीजन है, तो ये जो कर्व है ये कॉम्पिटेटिव अमीनो एसिड को शो कर रही है। ठीक है। और आप इसको भी ऊपर से देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एंजाइम लेबल्ड एंटीजन competes with the free antigen for the site। insufficient quantity उसमें क्या होगा कि insufficient quantity of immobilized antibody binding sites। ठीक है। अच्छा, जब हम कंपटीशन तो होगा, लेकिन पहले क्या होगा कि जब हम इंक्यूबेशन कर लेंगे, एक बार हमने इंक्यूबेट किया तो वो स्पोर्ट के साथ आकर हमारा एंजाइम इमोबिलाइज हो गया। फिर हमने क्या किया, उसकी रिंजिंग कर ली। रिंजिंग करने के बाद क्या हुआ कि जो अनबाउंड था वो निकल गया। और जो एंजाइम, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। ठीक है। सैचुरेटिंग कंसंट्रेशन में।
तो क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम उसको मेजर कर सकेंगे कंटिन्यूअसली काइनेटिक ऐसे में, कि मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो जब हम उसकी काइनेटिक को स्टडी करेंगे तो हम क्या करेंगे, वी विल सी दैट द रेट ऑफ कन्वर्जन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग फ्री एंटीजन कंसंट्रेशन। कि जैसे देखिए पिछले में हम बात कर रहे थे ना कि जब वो नॉन कॉम्पिटिटिव था तो एंटीजन की कंसंट्रेशन सिग्नल को इनहांस कर रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे जो सिग्नल की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज फ्री एंटीजन कंसंट्रेशन। ठीक है। तो जब हम इस मेजरमेंट को करते हैं, हम ज्यादा, ये देखिए यहाँ पर ये पहला स्टेप है, हमने इसको इंटरेक्ट करवाया, ये बाइंड हो गया, रिंस किया, एक्सेस निकल गई, और फिर हम इसका फर्दर जो है वो रिएक्शन करवाएंगे। अच्छा, इसमें मोस्टली जो है वो फिक्स टाइम अप्रोच यूज करते हैं। फिक्स टाइम अप्रोच में क्या होगा कि हम एक इंक्यूबेशन टाइम देंगे और फिर हम देखेंगे कि रिएक्शन को स्टॉप करना है। अब रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम उसमें कोई एसिड या बेस डालेंगे। वो एसिड या बेस क्या करेगा, जो हमारा एंजाइम होगा उसको डीनेचर कर देगा। जब वो डीनेचर कर देगा तो उसकी कैटालिटिक एबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। अ, अब ये तो हमने बात की कॉम्पिटेटिव की। अब अगर हम बात करते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट सॉरी, ये नॉन कॉम्पिटेटिव आ गया ना। ये पिछली जो थी इसमें हम कॉम्पिटेटिव को शो कर रहे थे। अगर आप यहाँ पर देखें तो अ, ये देखें, ये जो पिछले वाला है यहाँ पर देखें कि ये कंपटीशन हो रहा है, और अगर आप यहाँ पर इस फिगर में देखें तो ये नॉन कॉम्पिटेटिव एलाइजा है। ये कैसे होगा, जैसे सैंडविच ऐसे होता है। ठीक है। इसमें क्या होगा, एक प्राइमरी एंटीबॉडी जो होगी वो नजर आ रही है, इमोबिलाइज होगी एक्सेस में। ठीक है। और उसके साथ एंटीजन होगा, और ये एंटीजन इसके साथ क्वांटिटेटिवली बाइंड करेगा। ठीक है। अब इसके साथ ये देखिए फोर थी, उसके ऊपर एक्सेस ऑफ एंटीबॉडी थी, साथ एंटीजन था। इसने सिलेक्टिवली इसके साथ ये बाइंड कर लिया, ये वाला कॉम्प्लेक्स बन गया। अब हमने एक सेकंड एंटीबॉडी डाली जिसके ऊपर एंजाइम लेबल लगा हुआ है। ठीक है। वो क्या करेगी, इस बाउंड एंटीजन के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो क्या करेगी, एक सैंडविच बनाएगी। ये देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है ना, ये एंटीबॉडी है, यहाँ पर एंटीजन है, एंटीबॉडी है, ये एक सैंडविच बन गया। ठीक है। जब ये सैंडविच बन जाएगा तो इस सैंडविच को हम डिटेक्ट करेंगे एंजाइम एक्टिविटी को बाउंड सरफेस के साथ। मतलब हम ये देखेंगे कि कितना जो है बाउंड जो है वो कितनी एक्टिविटी दे रहा है। ठीक है। तो जो नॉन कॉम्पिटेटिव अमीनो एसिड है वो यील्ड करेंगे कैलिब्रेशन कर। इसमें एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज करेगी विद इंक्रीजिंग फ्री एंटीजन कंसंट्रेशन। जैसे जैसे फ्री एंटीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी एंजाइम एक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी। और चाहे कॉम्पिटिटिव एलाइजा हो या नॉन कॉम्पिटिटिव एलाइजा हो, उसमें हम क्या करेंगे, हम माइक्रो टाइटर टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। और उसमें फिर हमें बार बार जो है मतलब मोबाइलाइज सरफेस के ऊपर ही हमारा सारा प्रोसेस होगा, तो हमें सेपरेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारी जो प्रोडक्ट्स है उनकी सेपरेशन जो है वो खुद ब खुद होती जाएगी। अच्छा, तो हम बात करते हैं कि एलाइजा जब हम परफॉर्म करते हैं, एंजाइम लिंक्ड हम परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप के एंजाइम यूज करते हैं। ठीक है। तो जिनको हम कहते हैं कि आइडियल लेबलिंग एंजाइम्स हैं। अब अगर हम आइडियल लेबलिंग एंजाइम्स की बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइडियल लेबल एंजाइम कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा आइडियल एंजाइम है उसका हाई टर्नओवर नंबर होना चाहिए। ठीक है। और आप उसकी उससे बनने वाली प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जिसको इजीली मेजर करा जा सके। और सबस्ट्रेट दैट डज नॉट इंटरफेयर विद द मेजरमेंट। ठीक है, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए मेजरमेंट के साथ। इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, रेजिस्टेंट टू इंटरफेरेंस होना चाहिए। ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में है। enzymes and its substrate and product should not be normally be present in the sample. ठीक है।
कि सैंपल्स में जो है वो ऑलरेडी मौजूद नहीं होना चाहिए। मोस्ट कॉमनली यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 5 एंजाइम्स हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं लेबलिंग एंजाइम्स इन द अमीनो एसिड। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज। ये लेफ्ट साइड पे उसका नाम लिखा हुआ है और राइट साइड पे उसका स्ट्रक्चर है। तो अब हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज जो है उसको क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये रिलेटिवली नॉन स्पेसिफिक है सेकेंडरी सबस्ट्रेट के लिए। मतलब प्राइमरी सबस्ट्रेट के साथ तो जल्दी रिएक्ट करेगा, लेकिन ये सेकेंडरी सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम वैरायटी ऑफ रिड्यूस्ड डाइज कैन बी यूज्ड एज सबस्ट्रेट। तो हमारे पास सबस्ट्रेट की ऑप्शन बढ़ जाती है जिनको हम यूज कर सकते हैं, और दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाईली अब्सॉर्बिंग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स। ठीक है, पायरोगैलोल जो है इसको हम मोस्ट कॉमनली सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन हम अदर जो है सबस्ट्रेट उनको भी यूज कर सकते हैं। कोई और डाइस भी हम सबस्ट्रेट के तौर पे यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है। आप देख सकते हैं कि कौन सी है, अल्कलाइन फास्फाटेज। ठीक है, अल्कलाइन फास्फाटेज एंजाइम भी बहुत कॉमनली यूज होता है एंजाइम एम्पलीफाइड अमीनो एसिड में। इसमें एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है कि ये हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस को एनहांस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास अल्काइल फॉस्फेटेज है तो वो ऑर्दोफॉस्फोरिक, अगर हमारे पास कोई एस्टर है उसको हाइड्रोलाइज करेगा और उसको अल्कोहल और ऑर्दोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, जैसा कि आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अल्कलाइन फॉस्फेटेज की मौजूदगी में हमारे पास ऑर्दोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, साथ में हमारे पास कोहल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। और इसकी जो पीएच है दैट इज नियर 9, और इसकी एक्टिविटी भी ठीक ठाक है। और इसमें पैरा नाइट्रोफिनाइल्स जो है फॉस्फेट, उसको हम सबस्ट्रेट के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो एंजाइम है वो यूज होता है दैट इज द बीटा, सॉरी ये बी लिखा गया है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज। बीटा ग्लैक्टोसिडेज क्या करता है, ये भी कैटालाइज करेगा किस चीज को, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्मिनल नॉन रिड्यूसिंग डी ग्लैक्टोज। उसको ये रिड्यूस करके बीटा ग्लैक्टोसाइड में कन्वर्ट कर देगा, और उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट 540 किलो डाल्टन है। पीएच भी इसकी न्यूट्रल है, और इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी आप कह सकते हैं हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज और अल्कलाइन फास्फेटेज से कम है, लेकिन फिर भी सफिशिएंट है। और उसमें हम कोई भी सिंथेटिक सबस्ट्रेट जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है फोर्थ टाइप जो है वो आ जाती है दैट इज द ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट इसके अभी आपने देखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये रिएक्शन लिखा हुआ है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है इस एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर वालों से कम होता है, ये 104 किलो डाल्टन तक होता है। और इसकी भी पीएच 7 पर होती है, और इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट ऊपर वालों से भी कम होती है। अच्छा, अब ये रिएक्शन क्या करेगा, ये डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद कंकॉमिडेंट रिडक्शन ऑफ एनएडीपी। ठीक है, ये एनएडीपी को की ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, और उसको उसके साथ ग्लूकोनोलेक्टोन 6 फॉस्फेट हमारे पास बना देगा। ठीक है, और जो अब्जॉर्बेंस या फ्लोरिसेंस वैल्यू किसकी आएगी, एन ये जो प्रोड्यूस हुआ है एनएडीपीएच, ये प्रोड्यूस होगा, ये अब्जॉर्बेंस शो करेगा, और इसकी मदद से हम जो है क्वांटिफिकेशन जो है वो करने के काबिल होंगे। लास्ट एंड कॉमनली यूज, जो कि चीप भी है एक्सपेंसिव भी नहीं है, एंजाइम दैट इज द यूरिएज। ठीक है, आपको पता है कि यूरिएज जो है वो मोस्टली कैटालाइज करता है हाइड्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को यूरिया की, और उसको अमोनियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसा कि आप इक्वेशन में भी देख सकते हैं।
इसका मोलेक्युलर वेट ऑलमोस्ट 483 किलो डाल्टन है, और इसकी जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज है वो भी बेहतर है, एंड इट वर्क्स एट न्यूट्रल पीएच, और ये कमर्शियली इजीली अवेलेबल है. So these are the different enzymes that are used as labeling enzymes in the enzyme label amino acid.